हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड हम लोग आज बात करेंगे डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 4। हम लोग पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वी कैलकुलेट, और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वर्क करती है। इफ़ यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज तो आप लोग आराम से डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। आप बच्चों को लगेगा कि मैम ये तो अपने सिलेबस में ही नहीं है। देखो, अपने को प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो मैंडेटरी ही है अपने लिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अपना प्रॉपर्टीज के साथ साथ ढेर सारे क्वेश्चंस, एंड देन वी स्टार्टेड कोफैक्टर्स एंड माइनस। तो आज पहले एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर इनवर्स निकालना कैलकुलेट सीखा था, बट वो था अपना किससे, रो और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। यहाँ पर डायरेक्ट वी विल स्टार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। माय नेम इज पल्लवी मंगल और हम लोग यहाँ बात करते हैं आपकी मैथमेटिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन सामने है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर एक सामने आपको डिटर्मिनेंट दिख रही है, ए मैंने नाम ले लिया, ठीक है, या फिर कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके लिए आप हर एक एलिमेंट के लिए माइनस लिख सकते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो मैंने उसको कैपिटल सी से बनाया, ठीक है। C11, C12, C13, C21, C22 और C23। फटाफट से लिखेंगे C31, C32 और C33, ठीक। तो यहाँ पर इनके कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं हम लोग। सो सबसे पहले C11 कैलकुलेट करेंगे, तो 1 वाला रो और कॉलम हाइड करेंगे, तो ये छोटा सा डिटर्मिनेंट दिख रहा है 1 0 0 1। इसको कैलकुलेट किया 1 माइनस 0 विच इज 1। तो C11 वी आर गेटिंग 1, C11 वी आर गेटिंग 1, ठीक है। अब यहाँ से C12 की बात करेंगे तो इसको हाइड करेंगे, इसका रो और कॉलम। तो देखो 0 1 0 1, तो क्या मिल गया 0 0 0 1। इसको किया कैलकुलेट 0 माइनस 0 विच इज 0, तो यहाँ पर ये मिल गया है 0। इस तरीके से हम पूरा एक कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, पूरा का पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करेंगे C13 के बारे में। तो C13 ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया 0 1 0 0 0 1 0 0 का डिटर्मिनेंट, तो विच इज 0 माइनस 0, तो 0 मिल गया। C13 मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, ठीक। अब हम बात करेंगे C21 के लिए। C21, अच्छा, साथ के साथ प्लस माइनस का, सॉरी हम भूल गए, यहाँ पे इसके लिए प्लस ही लगाएंगे, इसके लिए माइनस। तो 0 में माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं, और यहाँ पर भी माइनस। 2 + 1 3, माइनस लगाया होल, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया है माइनस ऑफ 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ चुका है अपना 0, ठीक है। अब बात करेंगे C22 के बारे में। तो अगेन प्लस माइनस प्लस, साइन प्लस आ गया, दिस साइड टू 1 0 0 1 1 0 0 1। तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 0 1, तो ये मिल गया है 1, ठीक है। नाउ C23 के बारे में बात करेंगे। तो 2 + 3 5, यहाँ से भी सोच सकते हैं, या प्लस माइनस। इसके लिए बात करें, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 0, तो विच इज इक्वल टू 0। तो C23 मिल गया है अपने को 0, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्या अपना C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया 0 0 1 0 0 0 1 0, साइन 3 + 1 4, इवन है, तो यहाँ पर 0 माइनस 0 विच इज वी आर गेटिंग 0। तो दिस इज योर 0, ठीक है। अब बात करेंगे 32 के बारे में। C32, तो 3 + 2 5, तो माइनस साइन आएगा, या यहाँ से तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया 1 0 0 0 1 0 0 0। बड़े सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 0 आ गया, तो यहाँ से अगेन वी आर गेटिंग 0। एंड द लास्ट C33,
लास्ट अपने पास है C33, तो C33 के लिए 3 + 3 6, साइन पॉजिटिव आएगा या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. हाइड दिस वन एंड दिस वन, 1 0 0 1, 1 0 और 0 1, तो ये 1 × 1 1, तो यहाँ पर ये आ चुका है अपना 1. तो ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है. और यहाँ से एक एज अ रिजल्ट आप लोग याद रख सकते हैं क्या इन फ्यूचर कि हमारा बच्चों, अरे हटो, कि ये एक अपना नॉर्मल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है एज इट इज मिलता है. देखो यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, सेम टू सेम मिल गया, तो हमने कैलकुलेट किया. और माइनर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे द सेम थिंग वी विल गेट, क्योंकि माइनर में क्या होता है बस प्लस माइनस साइन नहीं आते, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है वहाँ वैसे भी जीरो है, तो सेम टू सेम यहाँ पर आप माइनस वाली मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यही अपनी माइनस वाली मैट्रिक्स हो जाएगी. तो माइनस और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना आ गया. हमने ऑल्दो लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और बहुत सारे इसके कोफैक्टर के बारे में डिस्कस भी किया था. कुछ स्पेशल पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं. मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा. जैसे एक मैट्रिक्स ए लिख रखा है, सॉरी डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33. ठीक, तो यहाँ पर मैंने इस A11 को C11 से मल्टीप्लाई किया, प्लस A12 को C12 से, प्लस A13 को C13 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस विल गिव यू डिटर्मिनेंट वैल्यू. क्लियर? सिमिलरली A21 को मैंने उनके C12 से प्लस A21 को C21 से ही तो करना पड़ेगा, C21, A22 को किया C22 और A23 को किया C23. सिमिलरली A31 को किया C31 प्लस A32 को किया C32 और A33 को किया C33 से. तो ये सारे के सारे हमें क्या देंगे, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू. क्या दे देंगे? डिटर्मिनेंट का वैल्यू. बट एट द सेम मोमेंट पर ये तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया. अब यहाँ पर मैंने कहा कि A11 को मैंने C21 से मल्टीप्लाई किया, प्लस A12 को C22 से मल्टीप्लाई किया और A13 को C23 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अपने को देगा 00. क्या देगा अपने को? ये 0 दे देगा. मतलब जब हम उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किसी दूसरी रो और दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वैल्यू 0 देगा. सिमिलरली A21 को मैंने C11 से, A22 को C12 से और A23 को C13 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव यू 0. मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो बहुत सारे अपने पास बन जाएंगे इस तरीके के कॉम्बिनेशन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि हम उस एलिमेंट मतलब इस फर्स्ट रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, चाहे सेकंड रो चाहे थर्ड रो. बट हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0. इसके प्रूफ के लिए वी हैव वन क्वेश्चन, वेरीफाई दैट A11, A31. यहाँ पर कैपिटल A को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कोफैक्टर से. ठीक है, तो आपके NCERT बुक में कैपिटल A जो है अपना कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. बाय द वे क्वेश्चन में जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड कि दिस जो कैपिटल है वो अपना कोफैक्टर को डिनोट करेगा, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, अब आ जाओ, ये हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पर ये है अपना A11, ये है A12 और ये है A13. ठीक है, हमें बोला गया है कैपिटल A31, बेसिकली हमारी लैंग्वेज में C31. तो कोफैक्टर कैलकुलेट करना है 31 का. ये 31 एलिमेंट है, ये A32 है और ये A3 है. तो इसके लिए कोफैक्टर कैलकुलेट करना, हाइड दिस प्लस माइनस प्लस या 3 + 1 4. ठीक है, तो प्लस मॉड आई मीन डिटर्मिनेंट, तो -3 5 एंड 0 एंड 4, तो -12 -0 विच इज -12.
A31 कैलकुलेट कर लिया एंड एट द सेम टाइम A32 कैलकुलेट करेंगे, तो 3 + 2 5 -1 टू द पावर 3 + 2 ऐसे लिख लिया करो। डिटर्मिनेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे बच्चों, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पर आपके सामने बचेगा 2 5 एंड 6 एंड 4, तो ये -1 की पावर और -2 × 4 8 -5 × 6 30, तो यहाँ पर मिल गया है -30 - 8 कितना होता है बच्चों, फटाफट से 22, तो विद नेगेटिव साइन, सो यू आर गेटिंग 22। इज इट डन? एंड साथ के साथ A33 विच इज C33 कोफैक्टर, तो -1 की पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट। थर्ड रो थर्ड कॉलम को आप धड़ल्ले से हाइड करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 - 3 इनको भगा दें, तो क्या बच गया 2 - 3 एंड 6 × 0, तो ये -3 की पावर इवन, तो विल गिव यू क्या बेटो +1 दे देगा अपने को, एंड 2 × 0 0 -6 × -3 -18, तो ये दे देगा अपने को 18, ये दे देगा अपने को 18। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी का कोई डाउट? चले, तो अब अपने पास कैपिटल A31 A32 A33 आ चुके हैं और A11 A12 A13 अपने पास है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये मैदान साफ करें। चलिए नाउ LHS ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि A11 A12 A13 को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर जो है 0 आना चाहिए। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और आप एज अ रिजल्ट इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिया A11 A31 A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33। ओके, A11 कितना है 2, A31 कैलकुलेट करके गए थे -12 प्लस A12 कितना है -3 और A32 कैलकुलेट किया था इट वाज 22 प्लस A13 कैलकुलेट किया इट वाज 5 और कैपिटल A33 कैलकुलेट किया इट इज़ 18। तो यहाँ पर -24 -66 प्लस 18 × 5 कितने हैं 90। चलें इनको ऐड किया 0 6 × 2 8 9 और प्लस 90, डेफिनेटली वी आर गेटिंग 0 विच इज इक्वलेंट टू RHS। तो आप कहेंगे हेंस प्रूफ्ड। वेरीफाई हो गया ये रिजल्ट कि हम किसी एलिमेंट रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई ना करके, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आंसर 0। क्लियर है सबको? एनी डाउट? फटाफट से डन। ओके, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट दिस। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको करवाया भी था क्लास में और डायरेक्टली उसका रिजल्ट भी मैंने याद करवाया था 1 1 1 x y z x y सॉरी y z z x x y। सो यहाँ पर हमें डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करना, वो कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। चलिए, तो मतलब थर्ड कॉलम हमारे पास ये हो गया, तो हमें ये पता चले ये क्या है A13 सॉरी 31 थर्ड हो 13 होगा। कैसी बातें कर रहे हो? ये A31 है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मतलब हम इसके थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग किससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, कैपिटल 13 कैपिटल 23 और कैपिटल A33 कैलकुलेट करें और हमें चाहिए इवैल्यूएट डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो वो आएगी A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस स्मॉल A33 कैपिटल A33। तो ये हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगी। आपको क्रॉस चेक करना है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालो। मैंने बताई थी इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी। डायरेक्ट किसी को याद है? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, हमने क्लास में किया ये क्वेश्चन। देखो इनको आपस में ऐड कर दें, ऐड करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐड करेंगे x + y + z बनेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो y - x यहाँ से कॉमन जाएगा तो x - y, y - z, z - x, ये 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो हमारा पहला टास्क है A13 कैलकुलेट करने का -1 टू द पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम हाइड किया तो 1y 1z, ये बच गया, ठीक है, ओके। चलो तो यहां से -1 की पावर इवन प्लस आ जाएगा और z -y, ठीक। A2 3 -1 टू द पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो 1x 1z, -1 की पावर और तो -1, ये z -x मिल गया। एंड एक और अपने पास क्या रह गया है, A33 -1 टू द पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो 1x 1y, तो ये है -1 की पावर इवन 1, तो y -x। ये हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ A13 क्या है, yz। A13 कितना है, yz। ये सारी लाइन हटा दें, क्या कहते हैं भाई, आप लोग साथ में रिप्लाई करेंगे तो खुशी मुझे ज़्यादा मिलेगी, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बिना खुशी के रह लेंगे। क्या कहते हो भाई, रिप्लाई करते हो ना साथ के साथ तो बहुत मज़ा आता है। A13 कितना, yz, और कैपिटल A13 कितना निकाला है, z -y, ठीक, प्लस A23 कितना है, zx, और A कैपिटल 23 निकाला है, ओहो माइनस आया है तो माइनस मल्टीप्लाई किया x -z, तो मैंने लिख दिया x -z, प्लस A33 कितना है, x y, कैपिटल A3 निकला y -x। कुछ खास ऐसे मज़ा नहीं आ रहा तो क्या किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन चल रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ कॉमन निकालें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। yz स्क्वायर -y स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर z माइनस xz स्क्वायर, और यहाँ से xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। बोले कुछ तो कॉमन आना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ देखो, yz yz xz xz xy xy ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि x -y y -z z -x ऐसा कुछ दिख गया, पर इनमें से कुछ कॉमन, डायरेक्ट कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा। इसको हम लोग ओपन करते हैं, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज़ करके हमने ओपन किया तो ये रिजल्ट अपने को मिल गया है। हम सोचे इसका डायरेक्ट निकाल के देखें, अच्छा वी डोंट हैव दैट पेपर, ओके। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं डायरेक्ट कि रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे और रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो रो 1 एज इट इज़ 1x yz, 1 - 1 0 y -x, और यहाँ पर क्या मिल गया, zx yz, ठीक, 1 - 1 0 z -x, और यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, xy yz। देखो यहाँ से y -x, यहाँ मैंने कॉमन क्या लिया, z कॉमन लिया तो x -y मिलेगा, तो x -y कॉमन चला गया। यहाँ से आपने z -x, y कॉमन लेंगे तो z -x, तो मैंने यहाँ से z -x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ मिलेगा 1 0 0, यहाँ से कॉमन, ये तो x बच गया, y z बच गया, x -y निकाला -1, यहाँ से z कॉमन लिया तो x -y, यहाँ से हमने z -x तो 1 बच गया, और यहाँ से मैंने -y कॉमन लिया तो ये -1। अब इसके थ्रू ओपन करेंगे, हाइड दिस, तो ये मिलेगा अपने को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, नीचे क्या मिलेगा अपने को, -y मिलेगा, क्योंकि -y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ये ब्रैकेट में रहेगा x -y y -z, और यहाँ से 1 के हेल्प से तो y ब्रैकेट में -z, तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा x -y y -z और z -x। हमें क्या रिजल्ट मिल गया इसका, x -y y -z और z -x। अच्छा मैंने वहाँ पे y -z लिख दिया, फिर से क्या मिलेगा यहाँ पे, z -x, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो कि हमें इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आंसर तो इसका यहाँ से आएगा, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, मतलब थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज़ करके भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेम आंसर मिलेगा अपने को, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इसके इन थर्ड कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 0, वो हमें पता है। तो यहाँ पर yz z -y किया,
जेड एक्स एक्स माइनस जेड किया और एक्स वाई वाई माइनस एक्स किया। तो यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें कितनी 6 कॉम्बिनेशन ही मिलने वाले हैं। हमें यहाँ कॉमन निकालना पड़ेगा, वो उन तीनों को मल्टीप्लाई करो यही मिलेगा। आराम से देखें, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन निकालना है। तो वो जो लिखा है ना x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, आपस में इनको किया तो क्या मिलेगा एक्स वाई और ये मिलेगा एक्स जेड, है ना, ये मिलेगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड और ये मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई। और फिर z माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम टू सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक्स जेड का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड ऐड करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो अभी मुझे यहाँ पे प्लस एक्स वाई जेड करना पड़ेगा माइनस एक्स वाई जेड करना पड़ेगा, तब अपना काम बन पाएगा, तब उस सिचुएशन में काम बनेगा कि एक्स वाई जेड। अब यहाँ से हमें x माइनस वाई फैक्टर बनाना है, तो हम कुछ ऐसा कॉमन लेंगे, दो एक साथ कॉमन निकल के जाए, है ना, कुछ ऐसा। तो एक्स वाई कॉमन निकाला यहाँ से z, एक्स वाई और कहाँ से कॉमन निकलेगा यहाँ से, और एक्स वाई यहाँ से, तो डायरेक्ट अपने को क्या मिलेगा y माइनस एक्स और प्लस z, ऐसा कुछ एक्स वाई कॉमन ले रहे हैं। या फिर मैंने कहा कि हम z कॉमन निकालें, z, तो एक यहाँ से z कॉमन निकलेगा, एक यहाँ से z कॉमन निकलेगा और एक यहाँ से z कॉमन निकालें। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके इक्वल आएगा, तो आप यहाँ पर आराम से इसको फैक्टराइज करके बात करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, यही रिजल्ट मिलने वाला है। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब उसका रिजल्ट लगा निकाल के इसको ओपन करेंगे, देखो एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये मिल गया, और इसको करेंगे वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर मिल गया। अब x माइनस एक्स को किया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये मिल गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये मिल गया, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये मिल गया, और इधर माइनस करेंगे ये रहा माइनस एक्स वाई जेड। तो बिल्कुल ये जो रिजल्ट है वो इसी के इक्वल है। इज इट क्लियर कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी के इक्वल है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये अपनी तरफ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब उल्टा यहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो किधर किधर से, एक तो यहाँ से एक्स वाई जेड से, है ना, फिर माइनस एक्स जेड स्क्वायर से, है ना, माइनस जेड वाई स्क्वायर से, जेड वाई स्क्वायर से और प्लस वाई जेड स्क्वायर से। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार z कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमें सेम फैक्टर मिलेगा, ये z माइनस एक्स अलग बन जाएगा, फिर यहाँ से 2 का फैक्टर अलग बनाएंगे। सो फाइनली वी विल गेट दिस रिजल्ट एज एन आंसर। सो क्वेश्चन ने बोला था यूजिंग थर्ड एल कॉलम को हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएंगे तो हम इनका आंसर अपना रफ में कैलकुलेट करके इस तरीके से बात करेंगे। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि कैसे आंसर आया है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम बात करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले एडजॉइंट पढ़ेंगे तभी हम लोगों को इनवर्स कैलकुलेट करना आएगा। पहले बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। सो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए। कोई मैट्रिक्स ए लिखी है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए लिखी है, मैंने मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट भी लिखी, बेसिक मैट्रिक्स का निकालेंगे A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समझना मेरी बात, एडजॉइंट होता क्या है। कोई सामने अपने सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। इसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे तो C11, C12, C13, मैं जान करके C यूज कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि वी आर टॉकिंग अबाउट कोफैक्टर मैट्रिक्स। C21, C22, C23, C31, C32, C33। हमने पहले जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना था उसके लिए क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट की और उसका लेंगे ट्रांसपोज। तो जो नया मैट्रिक्स निकल के आएगा वो होगा अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगेन आई एम रिपीटिंग,
एक मैट्रिक्स ए दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका एडजॉइंट निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के लिए एक कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर यहाँ काम आएंगे। कुछ बच्चों के सवाल जवाब थे कि मैम बताइए कि कोफैक्टर मैट्रिक्स की जरूरत ही क्या है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट वुड बी योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज लेंगे, भूले तो नहीं है। ट्रांसपोज क्या है, सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट रो C11, C12, C13, C21, C22, C23, थर्ड रो C31, C32 और C33। ये बन गया अपना थर्ड एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल इतनी सी कहानी। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे कि अपना पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है उस मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स सामने आएगा दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? फटाफट से लेट मी नो। क्लियर है बच्चों? ओके, क्वेश्चन है सामने, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर कैपिटल ए। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको इसको यूज करके फिर एक हेल्प करने वाली हूँ कि 2x2 मैट्रिक्स का फटाफट से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो कैपिटल ए क्या दे रखा है अपने को, 2 1 3 4। ठीक, तो मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या कहानी थी कि इसके लिए पहले हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स और फिर उसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो C11, C12, C21, C22 निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए C11 कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हाइड किया और -1 टू द पावर 1 + 1 और ये आ गया 4। सो 1 + 1 2, तो ये मिल गया 4। C12 -1 टू द पावर 1 + 2, इसके लिए इसको हाइड किया डायरेक्टली 1, तो ये -1 की पावर और तो -1। C21 इस एलिमेंट के लिए तो -1 की पावर 2 + 1 एंड हाइड दिस तो मिल गया 3, तो ये मिल गया है -3 एंड C22 -1 टू द पावर 2 + 2। ठीक, हाइड दिस तो मिल गया है 2, तो 4 पावर है तो 2 ही रहेगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे 4 -1 -3 2 एंड इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना आता है कि नहीं? फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर देंगे 4 -1 -3 2। ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुकी है। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, आंसर निकाल के भागेंगे नहीं। कैपिटल ए क्या दे रखा था, 2 3 1 4। ठीक है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया है अपना, 4 -3 -1 2। 4 -3 -1 2। अब आ जाओ डायरेक्ट 2x2 का किस तरीके से एडजॉइंट कैलकुलेट किया जा सकता है। सोचो, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में स्वाइप कर दो, 4 को यहाँ 2 को यहाँ। ठीक है, इतना सही हुआ है। और ये जो एलिमेंट अपनी जगह ही रहने दो, इनके आगे माइनस लगा दो। ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। बेसिकली करना क्या है कि इन एलिमेंट्स का क्या करना है, साइन चेंज करना है। चेंज द साइन, इनका सिंपली साइन चेंज करना है अपने को, इस 3 का और इस 1 का, और इनको आपस में स्वैप कर दो। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने छोटा सा नोट लगा के लिखा। अरे भाई, ओरिजिनल नोट की बात नहीं हो रही है कि मैम 2000 का लगा रहे हो कि 500 का। अबे 1000 का बंद हो चुका है। ग्रेड कर, अपने आप को अपग्रेड करो ना। 1000 का तो बंद हो गया है ना, 2000 या 500 का वो नोट नहीं है, एक स्पेशल नोट है कि ABCD ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है। क्या आप समझते हो पीजे क्या होता है? पीजे समझते हैं? PPJ? जो लोगों को समझ आता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो, इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। सो 2x2 के लिए सिर्फ स्टोरी बताई थी कि इन दोनों को आपस में स्वाइप करेंगे तो ये D आ जाएगा, ये A आ जाएगा।
और ये जहाँ पर बैठे हैं वहीं बैठे रहने दो, इनके आगे माइनस साइन चिपका दो। 1 सेकंड में हमने 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट किया। और यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, फिर उसका ट्रांसपोज किया, फाइनली वी गॉट द एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 2/2। सो आपको गलती से ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क का मिलता है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग ज़्यादा पापड़ नहीं बेलेंगे, फटाफट से, मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं ना कि टिक 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 टिक, मतलब आपको जहाँ पर सॉल्यूशन शो करना है वहाँ पर थोड़े से अपने को एफर्ट्स मारने हैं, यहाँ पर डायरेक्टली टिक करना है, ऑप्शन ABCD में से कुछ मेंशन करना है। तो हम ये ट्रिक ओपन करेंगे कि उनके डायगोनल एलिमेंट्स को स्वाइप करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके आगे माइनस साइन चिपका देंगे। दैट्स इट। क्लियर? सबको समझ आ गया? हाँ गया। तो फिर हम लोग यहाँ पर आगे प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उससे पहले प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ कह रहा है, थ्योरम 1 है बेसिकली, एडजॉइंट को लेकर के बड़ी सारी थ्योरम्स हैं। हम लोग जब मेंस की भी प्रिपरेशन करते हैं, एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर भी कई सारी थ्योरम आती हैं एडजॉइंट से। तो समझो अभी आप NCERT का एडजॉइंट कर लेंगे ना अच्छे से डिटर्मिनेंट, तो बहुत हद तक आप लोग NCERT मेंस के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं। इफ A be any given square matrix, कैपिटल A दे रखा है, any given square matrix of order n ऑर्डर का एक अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो यहाँ पर लिख रखा है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, A इंटू एडजॉइंट A और एडजॉइंट A इंटू A, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। व्हाट इज I? I इज योर यूनिट मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर हमारा कैपिटल A का है वही ऑर्डर I का भी होगा। तो ऑर्डर n का दे रखा है तो I भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका करेंगे प्रूफ, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। A मैट्रिक्स मैंने ले लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। डन है। साथ के साथ एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि C11 कैलकुलेट करके रखेंगे भाई, मरना थोड़ी है। यहाँ पे लिखेंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33 और इसका लेंगे ट्रांसपोज। अभी एडजॉइंट ऑफ A निकला नहीं है। सो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A की बात की जाए तो C11, C12, C13, C21, C22, C23 एंड C31, C32, C33। ट्रांसपोज ले लिया। ये कैपिटल A है, ये एडजॉइंट ऑफ A, इन दोनों का हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, चाहे ये करो चाहे ये। तो हमने किया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A लिखा जाए A11, A21, A31, A212, A22 और A32, A13, A23 और A33। ठीक। अब एडजॉइंट ऑफ A की बात की जाए, एडजॉइंट ऑफ A लिख दे C11, C21, C31, यहाँ पर A12, C13, ये C22, C23 और ये C31, 32, C33। एक बार क्रॉस चेक करना ना भूलें, सही लिखा है बिल्कुल। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा अपना सोचेंगे आराम से। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूले तो नहीं हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूल गए? कोई भूला तो नहीं है ना? यहाँ पर A11 जो है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा C11 के, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। अभी तो हमारे पास ये पहला एलिमेंट आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A12 C21 प्लस A11 है, A11 C2 फर्स्ट रो, A12 C22 एंड A प्लस में A13 C23। फर्स्ट और थर्ड कॉलम A1
A11 C31 प्लस A12 C32 A13 C33। अरे भाई थोड़ी तुम भी हेल्प कर लो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा A21 C11 A22 C12 एंड A23 C13। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A21 C21 A22 C22 और A23 C23। क्लियर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम A21 C31 A22 C32 A23 C33। Don't worry, nothing happened. Now, third row, first column, A31 C11 plus A32 C12 and A33 C13. Third row, second column, write down A31 C21 plus A32 C22 and A33 C23. Third row, थर्ड कॉलम देख रहे हैं A31 C31 A32 C32 प्लस A33 C33। अब कुछ चमका कि नहीं चमका भाई? कितनी जनता है जिसको चमक चुका अभी तक कि बस मैम हो गया काम? अब तो आपने जितनी मेहनत की है यार, तुम लोगों को फील होता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे? इसको देखो A11 C11 A12 C12 A13 C13 एलिमेंट उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। यहाँ से उधर ये अपने पास ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैपिटल ऑफ ए, और कैपिटल ऑफ ए मतलब इसके एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं A12 C12 प्लस A13 C13। करस्पॉन्डिंग ऐसे कई सारे फॉर्म बनेंगे, तो A11 C11 A12 C12 A13 C13 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हमें क्या देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली A21 C21 A22 C22 A23 C23 और एक यहाँ पर A31 C31 A32 C32 A33 C33। तो ये तीनों में ये अपने ही एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर देखो ये 1 1 1 2 1 3, लेकिन ये 2 1 2 2 2 3, मतलब एक रो दूसरे करस्पॉन्डिंग रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई है, मतलब सॉरी दूसरी रो दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये भाई साहब हंस हंस के जीरो देंगे। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 अभी अभी वेरीफाई करवाया था, ये सिनेरियो भूले तो नहीं है ये वाला, कि कोई भी अपने पास सामने लिख रखा है कि कोई भी अपने रो या कॉलम खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना हो करके किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो वो हमेशा ज़ीरो। वहाँ पर भी देखो 1 3 1 1 1 3 1 से मल्टीप्लाई में है तो ज़ीरो, 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 ये भी ज़ीरो देंगे। ये भाई साहब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये ज़ीरो देंगे। आराम से देख लो, यहाँ पर ये भी अलग रो है अलग कोफैक्टर से ज़ीरो, यहाँ पर भी अलग रो है अलग कोफैक्टर से ज़ीरो, और वो तो हमने पहले किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से कॉमन लेना याद है कि भूल गए? मैट्रिक्स से जब हम कुछ भी कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन जाता है, तो यहाँ पर सब ज़ीरो तो कुछ भी दे सकता है। इनके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर निकाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3, क्योंकि हमारे पास कैपिटल ए जो है हमने 3 का लिया था, 3 क्या इसका ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लिया था, तो यहाँ पर हमें I3 मिला है। सो अब ये प्रूफ हो गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। सो अब ये रिजल्ट ऐसे बिल्कुल रटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया? A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स।
यहाँ पे दे रखा है एक नोट लगा करके फिर से, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। ये छोटा सा डेफिनेशन है, कुछ नहीं, बस सिंगुलर बोलते हैं किसको, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है उसको सिंगुलर कहते हैं, और जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। याद रखना है कि जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो यहाँ से ए जो है कैसा मैट्रिक्स कहेगा, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सब कुछ कहानी स्क्वायर मैट्रिक्स में चल रही है क्योंकि हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो 0 नहीं है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। नॉन नमक से नहीं कह रहे हम, नॉन मतलब नहीं, मुझे पता है बहुत जगह पर नमक को सॉल्ट, जिसको नॉन बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पर बहुत इजीली हम याद कर पाएंगे, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, इक्वल टू 0 तो सिंगुलर। बहुत इजी है याद करने में, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो छोटी छोटी बातें ना वो हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि हम आगे चल के और भी प्रिपरेशन करेंगे, छोटी छोटी बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो दिस इज सिंगुलर, ठीक है। तो ये याद रखोगे, इसका उल्टा सिंगुलर ही होगा। क्लियर। ये दो टर्म्स हैं जो आज के क्लास में हमने बात की है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इसके बाद थ्योरम 2 पर आ जाओ, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत थी, हमने डिस्कस किया। थ्योरम 2 क्या कह रही है, इफ़ ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आ गया बच्चों, टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। टू मैट्रिसेस भी है जिनका डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, आर ऑफ द सेम ऑर्डर, देन कैपिटल ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब वो कह रहा है कि ए और बी टू मैट्रिसेस हैं जो नॉन सिंगुलर, जिनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है अपना 0 नहीं है, तो हम ए बी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके ए बी निकालेंगे तो वो भी नॉन सिंगुलर रहेगा, एज वेल एज बी ए भी नॉन सिंगुलर रहेगा। ये नहीं है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल होंगे, ऐसी कहानी हमने कुछ नहीं बताई है। वी आर जस्ट सेइंग कि ए बी और बी ए जो है अपने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेंगी, ए बी और बी ए कैसी रहेंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेंगी। क्लियर सबको, एनी डाउट, आगे बढ़े। थ्योरम 3 पर आइए, यहाँ पर कह रहा है द डिटर्मिनेंट of the product of matrices is equal to product of their respective determinants। ये कहानी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब ए बी मैट्रिक्स निकाला, उसका डिटर्मिनेंट हम निकाला विच इज ऑल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इट इज़ वेरी यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या है, भारी भारी चीज़ें याद रखते हैं लेकिन छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, छोटी मगर मोटी बातें। वेरी यूजफुल, ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो ए बी मैट्रिक्स निकाला, उसका डिटर्मिनेंट लो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो वहाँ पर लिखा है कि वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए ए एंड बी जो है हमारे दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये फॉलो होगा। If A and B are not square matrix तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा somehow, but if A and B are square matrix so definitely determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। Is it clear? आगे बढ़ें, क्या कहते हैं दोस्तों। चलिए रिमार्क्स में हम छोटी सी बात करते हैं और इसको प्रूफ भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ऑर्डर n। सो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ए का ऑर्डर क्या है n, सो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट्स पावर n-1। इसके प्रूफ की हम बात करें तो आओ उधर। अभी हमने बताया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्लियर। मैंने ले लिया कि ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, फिर एन ऑर्डर पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक,
अब मैंने क्या किया, इनका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए 3 ऑर्डर का था, एडजॉइंट ऑफ ए भी अपना 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर भी फिर हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजिंग स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक तरीके से कैपिटल ए इंटू बी का बिहेव कर रहा है। ये भी एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा है। बट ये जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि एक ए हमारा मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, है ना। तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट है, तो k की पावर 3 बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट है, ठीक है। और ये I3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, I3 क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। सो बच्चों यहाँ से तो ये क्या लिखा जाता है, ये क्या होता है रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। पहले तो इसको निकाला जो हमें पूछ रहा है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आएगा इस डिटर्मिनेंट से, या फिर इस तरीके से यहाँ पर आओ, ये अभी कैलकुलेट किया था, यही तो है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 है। तो बेसिकली इसका जब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट में से हर एक कॉलम या हर एक रो से कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम k को बाहर निकालेंगे। ये k का बिहेव कर रहा है, तो k की पावर 3 लग के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ I3। और हर यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, 1। तो यहाँ पर ये I3 1 मिल गया। सो यहाँ से मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3। ये तो 1 मिल गया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो a की पावर 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2। ये कब पॉसिबल हुआ है, जब मेरा a कौन सा है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्या है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तब पॉसिबल हुआ। अब हम जब बात करें कि a जो है हमारा n ऑर्डर का है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू IN। ठीक, यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3। तो यहाँ पर तो ये सेपरेट हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पर वो I3 क्यों लिख दिया बच्चों, इट इज IN। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ IN बचेगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू पावर n डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डेफिनेटली यहाँ पर a जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होगा तो ये फायदा नहीं करेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। कैन यू सी दिस फॉर्मूला, क्लियर हो गया। सो बेटा अब इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, वही लिख रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, क्या लिख रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर आ जाओ, विच फॉर इनवर्स ऑफ ए। कह रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। सबसे पहले इधर लगाएंगे स्टार मार्क कि भाई ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर इसने ये बोला कि हमारी ए जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम कहेंगे कि वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। पहली बात, इफ योर डिटर्मिनेंट इफ योर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर के लिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या डेफिनेशन है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है अपना 0 होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या डेफिनेशन है बच्चों, कि उसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, अपना 0 होगा, ठीक, नॉट 0 होगा। तो हम कहेंगे कंडीशन है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन
ए इज इनवर्टिबल, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इनवर्टिबल है, इसका मतलब हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। इनवर्टिबल है इसका मतलब ए का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इफ किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? इधर आओ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। आपको याद है हमने मैट्रिक्स में बात की थी कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना? तो मतलब ए बी इक्वल टू आई लिखा है तो ये जो बी मैट्रिक्स है बी इज इनवर्स ऑफ ए, ऐसी कुछ कहानी पढ़ाई थी मैंने। ए इंटू बी, एक बी ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसको ए से मल्टीप्लाई किया एंड वी आर गेटिंग अ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी क्या कहलाएगा अपना? यूनिट, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। तो सिमिलरली यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आई बनाना है, ये I3 भगा दो, इसकी I3 की गंदी हैबिट लगी है। ए हमारा किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, 1 2 3 n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया? डिवाइड बाई ए किया, ए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो इजीली वी कैन डिवाइड, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, कहीं भी मल्टीप्लाई में कर दो, मैंने इसके साथ कर दिया, इज इक्वल टू आई। क्योंकि ये तो ए है ही, हमें निकालना है बी। तो देखो सबसे पहले जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया तो ये बन गया अपना, तो ये a इंटू बी इज इक्वल टू आई जैसे बिहेव कर रहा है। तो इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है, तो इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड में है, इसीलिए बोला इट शुड बी नॉन जीरो, इट शुड बी नॉन सिंगुलर। और सिमिलरली हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये हमने थ्योरम 1 में पढ़ा है। ओ सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो ये भी बच्चों काम करेगा बी ए इक्वल टू आई। तो यहाँ पर हमारा बी क्या है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये बी के जैसे बिहेव कर रहा है, तो बी क्या है अपना? ए इनवर्स, और क्या है इनवर्स की जगह पर क्या आ गया? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है फॉर कैलकुलेटिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है, सो दैट्स वाई यहाँ पर कंडीशन थी कि कोई भी इन मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पर तभी तो है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए जो है अपनी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है अपनी होगी, तभी हम बोलेंगे कि येस इट इज़ इनवर्टिबल, एंड इफ इट इज़ इनवर्टिबल सो दिस इज द फॉर्मूला। कहाँ से निकाला हमने? यहाँ पर 1 बाई ए कर दिया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो ए इंटू बी इक्वल टू आई, सो दिस इज योर इनवर्स। b इंटू ए इक्वल टू आई, सो दिस इज योर इनवर्स। सो 1 बाई ए एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये फॉर्मूला है। सो हमने पहले सीखा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, क्या था एडजॉइंट ऑफ ए? कि किसी मैट्रिक्स के लिए उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज, तो वो जो निकलेगी दैट वुड बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो उस एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या करें? डिवाइड कर दें, उस एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दें किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज कॉल्ड ए इनवर्स। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। एक क्वेश्चन है सामने, इसको करते हैं, सारा कुछ इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, 3 बाई 3 का है,
वो कह रहा है वेरीफाई दैट कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3, वो हम वैसे पहले भी कर चुके हैं इन जनरल, बट यहाँ भी बात करेंगे. ऑल्सो फाइंड a इनवर्स. ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. सो a हमारे पास है, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट करना है. तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए क्या बताया था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे. तो अब यहाँ पर ये C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका ट्रांसपोज लेंगे तब काम बनेगा. ठीक है, अब आ जाओ C11. तो इसके लिए इस कॉलम और इसको हाइड करेंगे. तो अब डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर दें. किसी के पेट में दर्द तो नहीं. 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 3 9, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस साइन लगा करके यहाँ पर लिखेंगे. तो इस एलिमेंट के लिए इसको हाइड, इसको हाइड, तो 1 इंटू 4 4, माइनस 3 इंटू 1 3. ठीक, अब इस एलिमेंट के लिए इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 4 4, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा. ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन डायगोनली मूव नहीं करेंगे. ठीक है, अब इस एलिमेंट की बात करते हैं. किस एलिमेंट के लिए? इस एलिमेंट के लिए. हाइड दिस एंड दिस. 3 इंटू 4 12, माइनस 3 इंटू 3 9. ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए बात कर लेते हैं साथ के साथ. हाइड दिस एंड दिस. 3 इंटू 3 9, माइनस 4 इंटू 3 12. ठीक है, देख रहे हो कितना आसानी से कर पा रहे हैं, बड़ा इजीली है ना. अब इस एलिमेंट के लिए बात करते हैं. हाइड दिस एंड दिस. 1 इंटू 4 क्या मिल गया? 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू 3 3. ठीक है, ये हो गया काम खत्म. अब इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे. हाइड दिस एंड दिस. तो 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 3 3. बच्चों समझ आ रहा है? ठीक है, अब कौन सा बच गया अपने पास? ये वाला. इसके लिए इसको हाइड किया, इसको हाइड किया. 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 3 3. अरे इसके लिए भी सेम आया था 1 3 3. ठीक है, और इसके लिए भी सेम आया है. अब ये लास्ट इसको हाइड किया, इसको हाइड किया. 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू 3 3. अभी इसका भी लेना है हमें ट्रांसपोज. ठीक है, चलिए अब तो कैलकुलेशन आसान हो गई है. सो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे थे. 16 माइनस 9 कितना होता है? 7. 4 माइनस 3 1, और 3 माइनस 4 माइनस 1. इसका ट्रांसपोज लेना है. 12 माइनस 3 3, तो माइनस 3. 4 माइनस 3 1, एंड 3 माइनस 3 0. बढ़िया, ये भी 0 आ गया. 9 माइनस 12 माइनस 3 है ना, और 4 माइनस 3 1. अब इसका ट्रांसपोज लिया. 7 माइनस 1 माइनस 1, एंड माइनस 3 1 0, एंड माइनस 3 0 और 1. यही हो गया. ये हमारा आ चुका है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो LHS पिक किया. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1, 3 4 3 3, 3 4 3 3, और लास्ट में क्या लिखा है? 3 4. ठीक, अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा 7 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 1 0, माइनस 3 0 1. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो 1 इंटू 7 7, माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस 1 3 माइनस. इसको इससे किया तो माइनस 3 प्लस 3, और ये प्लस 0, और इसको इससे करेंगे तो माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3. भाई ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूलना मत कभी भी. ओके, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो 7 माइनस 4 माइनस 3. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. माइनस 3 प्लस 4 प्लस 0. ठीक है, एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3. अब बात करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. 7 माइनस 3 माइनस 4. थर्ड रो सेकेंड कॉलम. सो माइनस 3 प्लस 0. थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो माइनस 3 प्लस 0 प्लस 4.
कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको। सो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट किया तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3, तो माइनस 3 कितना हो गया, -6। तो 7 माइनस 6 कितना है अपना 1, 3 माइनस 3 कट गया, 3 माइनस 3 कट गया, -3 3 कट गया, 7 माइनस 4 माइनस 3 ये आपस में कट गया, -3 -4 सब कट गया। तो देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 3 ये कट गया 0, ये कट गया 0 0 और ये 3 4 माइनस 3 मिल गया 1। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना मिल गया है, I3। अब यहाँ पर I3 मिल गया, तो मतलब हमें प्रूफ करना था डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I। सो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो मॉड a लिख रख मैट्रिक्स a लिखी है सामने, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करें, डायरेक्ट ओपन कर देते हैं 1 को यूज़ करके, 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 3 9, -3, इसको हाइट किया, इसको हाइट किया, 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू 3 3 प्लस 3, इसको हाइट किया, इसको हाइट किया, 1 इंटू 3 3, माइनस 4 इंटू 1 4, तो ये हो गया 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, 7 माइनस 3 विच इज़ 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया है 1। सो यहाँ पर डायरेक्टली वी कैन से 1 को लिख सकते हैं, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, या सिंपल I लिख करके भी काम चला सकते हैं। तो बिल्कुल कहेंगे कि LHS हम निकाल के चले थे विच इज इक्वल टू RHS। सो हेंस प्रूफ्ड, जो हमने बिल्कुल जनरल करके भी प्रूव किया था। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर होगी। वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सो ये टास्क बड़ा है, पहले एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ a कैलकुलेट करने के लिए पहले अपने को कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करके उसका ट्रांसपोज लिया, फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई किया, और डायरेक्ट एक अपने पास एक मैट्रिक्स आएगी जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन आएगा, बट वो यहाँ पर a1 ही था तो डायरेक्ट वही मिल गया, सो रिजल्ट निकल गया। क्वेश्चन इज सेइंग नाउ फाइंड a इनवर्स। अभी आसान है, अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन को मैं आप दे रही हूँ एज एन होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के जैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को लिखते हैं टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो a इनवर्स निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, तो वो फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला। अब हमने हर चीज़ कैलकुलेट कर ली है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला है 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हम निकाल के आए थे, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, 7 -1 ठीक है, -3 1 0 और यहाँ पर -3 0 1, क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, अदरवाइज हमें ये पूरा काम करके निकालना पड़ता। सो यहाँ पर 1 तो कोई इम्पैक्ट करेगा नहीं। सो इस सिचुएशन में 7 -1 -3 1 0 -3 0 1, क्योंकि अपना क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है, सो यही एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना सबको? सो किस तरीके से एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, किस तरीके से ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, आज की क्लास में सब डिस्कस किया है। ये एज एन होमवर्क आपको दिया जा रहा है, कोई भी मक्कारी मत करना कि क्लास में अरे मैम भूल गए, सबको एज अ होमवर्क करना है। और बड़ी प्यारी सी छोटी सी मैट्रिक्स है, ट्राई करना काम करने का। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मैंने आज और पढ़ाया तो आपके जो खोपड़ी है ना उड़ के हवा में चल जाएगी। एंड ये भी कुछ इसी तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे यहीं की यहीं, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर दे रखा है इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का दे रखा है,
मतलब ए का हमारा ऑर्डर कितना है 2/2 का है, ठीक। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके इक्वल है। सो हमें पता है क्या कि ए बी जो है आई की इक्वल है और बी हमारा क्या है ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स पूछ रहा है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल दें तो वो आपस में इक्वल है। तो मैंने कहा कि दोनों साइड क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I2, ये तो I2 है ना, तो ये अलग अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और I2 का डिटर्मिनेंट 1 सबको पता है, ये तो बस सबको पता है ना। I2 क्या लिखते हैं 1001, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखने बैठेंगे तो इट विल गिव यू 1, तो ये 1 आ गया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/a, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भेज दे नीचे, वो खुद ही कह रहा है ना यहाँ पर, ये जो लिखा है ए इज इनवर्टिबल, तो जब भी ये लिख दिया इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है। सो बहुत इजीली हम लोग डिवाइड में लेकर के जा सकते हैं। और ये किसके इक्वल था, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है अपना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो अब इसको एज अ प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं कभी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी कैन राइट इट डाउन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। हमने कहाँ से इनिशिएट किया इस क्वेश्चन को, यहाँ से, दोनों को लिया, ये सेपरेट किया, डिटर्मिनेंट ए को नीचे भगाया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ही पूछा गया था क्योंकि इनवर्स के लिए ये ना ऐसे रामबाण है, ए नॉर्मल है, बी उसका इनवर्स है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आई मिलेगा। क्लियर है, समझ आ गया बच्चों, क्लियर है सारे बच्चों को, सारे दोस्तों, सारे छोटे भाई बहन सबको क्लियर हो गया। आज की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सबसे पहले स्पेशल प्रॉपर्टीज अबाउट कोफैक्टर्स, देन व्हाट इज योर एडजॉइंट, एडजॉइंट की बहुत सारी थ्योरम, 4 थ्योरम पढ़िए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। फिर हमने बोला कि ए सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और नॉन सिंगुलर है तो नॉट इक्वल टू 0। सो फिर हमने बोला कि ए और बी नॉन सिंगुलर हैं तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर रहेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एंड फिर हमने डिस्कस किया कि हमारी ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एंड द लास्ट वाज फॉर इन्वर्टिबल कि ए हमारी नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी और इन्वर्स फंक्शन का ए इन्वर्स क्या आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हर किसी का प्रूफ हमने डिस्कस किया है तो आपको सारे प्रूफ आज खुद बैठ करके रिवाइज करने हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है। सो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी बिल्कुल क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे और एक छोटा सा थ्योरी पार्ट और बच्चा है वो भी कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखे हैं और सारा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत मज़ा आने वाला है। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके आएँ। सो बिल्कुल क्लास में बने रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एट द सेम टाइम। बाय बाय।